हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लास्ट सेशन में हमने जो 1892 का एक्ट है इसके कोर्सेज किए थे एंड आज हम करेंगे जो इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1892 है, इसकी मेन प्रोविजंस क्या हैं। तो जो इसके कोर्सेज थे कि हमको 61 के बाद 92 में आफ्टर 31 ईयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट दोबारा से एक नया एक्ट पास करती है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। इस टाइम में जो लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन है वो मिल चुकी थी और पॉलिटिकली जो नेशनल कांग्रेस है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो लोगों की सोच बदल चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो वो कहते थे कि 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे, वो रिफॉर्म भी नहीं हो पाए। इसीलिए हम डिमांड कर रहे थे आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। तो इसीलिए चेंजिंग सिचुएशन के साथ नया एक्ट पास होता है। तो इसकी मेन प्रोविजंस क्या हैं? तो इस एक्ट की जो प्रोविजंस है हम इनको 3 पार्ट्स में करते हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव, प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, देन मिसलेनियस प्रोविजंस। तो पहले हम करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस की गई थी, इसमें जो एडिशनल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया। तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स। तो पहले 5 थे, 5 को अब इंक्रीज करके इन्होंने 16 कर दिया। एडिशनल मेंबर लेजिस्लेचर बॉडी का पार्ट बन गए थे। तो इस तरह जितने भी मेंबर इंक्रीज हो रहे थे इनमें इंडियन को नॉमिनेशन मिल रही थी। तो एडिशनल मेंबर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 16। आउट ऑफ दीज 16 मेंबर्स जो 6 मेंबर्स थे जे ऑफिशियल मेंबर्स थे एंड जो 10 मेंबर्स थे जे नॉन ऑफिशियल थे। नॉन ऑफिशियल का मीनिंग क्या हो गया कि जे नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, इनको नॉमिनेट किया जाता था। जब नॉमिनेट किया जाता था तो मीनिंग जो इंडियंस थे इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी। जे मेंबर्स जितनी ज़्यादा इंक्रीज होंगे उतनी ही ज़्यादा इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इस तरह नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनकी काउंटिंग इंक्रीज हो जाती है, जिसमें इलेक्शन तो नहीं होती थी लेकिन नॉमिनेशन के थ्रू इंडियन जा रहे थे। एंड जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनके लिए जो रूल्स हैं वो फॉर्मुलेट कौन करता था? वो फॉर्मुलेट करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल विद द एडवाइस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो 1858 के एक्ट के थ्रू इस पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसकी एडवाइस पर गवर्नर जनरल फॉर्मुलेटेड रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो जे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है और लेजिस्लेचर है, इसकी नॉमिनेशन कैसे होगी? तो जो इंडियन थे इसको नॉमिनेट करना होता था, इसके लिए वो रूल बनाते थे। इस तरह जो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन है इस एक्ट के थ्रू इंक्रीज हो जाती है। एंड नंबर 2, पावर्स एंड राइट्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज। जो पावर्स थे वो इंक्रीज कर दी गई। पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके पास कुछ भी राइट्स नहीं थे, सभी की सभी पावर्स गवर्नर जनरल के पास थी। ऑल्दो अब भी पावर्स गवर्नर जनरल के पास थी, जैसे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं लेकिन वो नॉमिनेटेड है, वैसे ही उस टाइम जो पावर्स थी गवर्नर जनरल के पास थी, लेकिन उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो खुद यूज करता था। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इस एक्ट के थ्रू कुछ पावर्स एंड राइट्स हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको दे दी जाती हैं। तो वो कैसी थी? उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी उनको ये पावर दी गई कि वो एनुअल बजट है
इसको डिस्कस कर सके। अभी सिर्फ डिस्कस की बात हो रही है, इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन पहले क्या था, 61 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जी एनुअल बजट को डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। हमारे कंट्री का पैसा है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ से रिवेन्यू होगा, इसकी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। अब क्या था, उसको डिस्कस तो कर रही थी। जैसे जैसे एक्ट आते जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स इंक्रीज होती जाती हैं। तो जिस स्टार्टिंग थी कि एनुअल बजट एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू पर डिस्कशन होनी स्टार्ट हो गई थी। इस तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या कर सकती थी, जो फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको क्रिटिसाइज भी कर सकती थी। तो इस तरह हम क्रिटिसाइज कर पा रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, इसको पब्लिक वेलफेयर पर कितना खर्चा करना चाहिए था। इस तरह इनकी पावर्स इंक्रीज की गई। जो बजट है, बजट पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आती हैं राइट टू आस्क द क्वेश्चंस। मीन्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको ये भी राइट दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकती है। पहले इसको कोई राइट नहीं दिया गया था। जो गवर्नर जनरल है या फिर इसकी काउंसिल है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट क्या काम करती है इसके लिए लेजिस्लेचर को आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। इवन कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी उनसे आस्क नहीं कर सकते थे। अब उनको ये राइट दिया गया कि वो गवर्नमेंट से आस्क कर सकते हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो असेंबली कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है तो वो सिर्फ वो ही क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पूछ सकते। पर इनके लिए एक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी। वो ऑब्लिगेशन क्या थी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछना चाहता है गवर्नमेंट से रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर, तो उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है 6 डेज बिफोर वो डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। सो इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट बिफोर 6 डेज। 6 डेज पहले वो इनको बताएगा। उसके बाद ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते थे। ऑल्दो इन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी, लेकिन स्टिल एक ऑटोनॉमी है वो हमको मिल तो रही थी। इस तरह ब्रिटिशर के जितने भी आने वाले एक्ट हैं हर एक एक्ट में इंडियंस को पावर्स मिलती जाती हैं। तो इस एक्ट में भी हमको कुछ पावर्स मिल रही थी। तो ये प्रोविज़न थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव असेंबली थी इनकी रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस की गई थी। इनमें भी जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनके नंबर को इंक्रीज किया गया था। जो एडिशनल मेंबर्स थे जिसको नॉन ऑफिशियल कह रहे थे, तो हर एक प्रोविंसेस में जो मेंबर्स थी मेंबर्स की काउंटिंग डिफरेंट होती थी। 61 के एक्ट के थ्रू प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड 92 के एक्ट के थ्रू जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी काउंटिंग को इंक्रीज किया जाता है। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एडिशनल मेंबर्स प्रिस्क्राइब फ्रॉम 8 to 20। अब एज 8 से लेकर 20 तक हो सकते थे। तो इसमें जो मैक्सिमम थे वो बंगाल में थे जिसमें 15 एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, मीनिंग नॉन ऑफिशियल जिनको नॉमिनेट किया जा रहा था, और कुछ परमानेंट मेंबर और ऑफिशियल मेंबर्स भी थे। इस तरह जो एडिशनल मेंबर्स हैं हर एक प्रोविंसेस में इंक्रीज किए जाते हैं। एंड नंबर 2, पावर्स एंड राइट्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इंक्रीज। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके पावर्स को इंक्रीज किया गया था, वैसे ही प्रोविंसेस के जो पावर्स हैं राइट्स हैं इनको भी इंक्रीज किया जाता है। तो अब प्रोविंसेस को राइट दिया गया, दे कैन मेक लॉज रिगार्डिंग देयर प्रोविंसेस और रिजेक्ट ओल्ड लॉज। वो कोई भी अपना पुराना लॉ है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है
ये ज़्यादा वैलिड नहीं है और अपनी प्रोविंसेस के वेलफेयर के लिए कोई भी नया लॉ है वो बना सकते हैं। एंड इसके अलावा जो राइट सेंटर को दिए गए थे वैसे ही इनको राइट दिए गए कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का राइट नहीं था। इस तरह वो भी प्रोविंसेस में जो बजट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इनको क्रिटिसाइज कर सकते थे। They can also ask the questions from the ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन इसके लिए 6 डेज पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। तो इस तरह प्रोविंसेस को भी कुछ ऑटोनॉमी मिल रही थी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके पावर्स इंक्रीज होते हैं जब भी नया एक्ट आता है। तो ये होगी प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। तो इसके बाद आती हैं मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजन जो हम डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई? मेंबर्स की पावर्स हैं, सेंटर है, जो प्रोविंसेस हैं, इनमें इंक्रीज कर दी गई। नंबर हैं, मेंबर्स हैं, वो इंक्रीज की जाते हैं, पावर्स हैं, वो इंक्रीज की जाती हैं। तो इसमें क्या और प्रोविजन थी? पहली प्रोविजन थी नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स। हम डिमांड कर रहे थे इलेक्शन की, डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए इन मेंबर्स की, लेकिन वो डायरेक्ट वर्ड है वो 1902 के एक्ट में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो डायरेक्ट वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, तो मेंबर से मेंबर्स को नॉमिनेट ही किया जाता था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अप्रूव द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। ये प्रोविजन नहीं थी, ओनली नॉमिनेशन की प्रोविजन थी। एंड नॉमिनेशन के लिए रूल्स कौन बनाता था? गवर्नर जनरल मेड रूल्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कैसी होगी, इसके रूल्स भी गवर्नर जनरल ही डिफाइन करता था। तो उसके बाद सेकंड प्रोविजन क्या थी? नॉमिनेशन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो एग्जिस्टेंस में आती है। ऑल्दो वो नॉमिनेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन होती कैसी थी? नॉमिनेशन के लिए भी इलेक्शन होती थी। इलेक्शन कॉमन पर्सन नहीं करते थे, लेकिन जो इनडायरेक्ट वे से एक तरह इलेक्शन ही थी। सो नंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड टू बी इलेक्टेड by the municipal committees, the district boards, the universities and by the trade associations। तो जो म्यूनसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, इनके मेंबर्स आगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर जाएगा उसको नॉमिनेट करते थे। चाहे उस टाइम जो इलेक्टोरेट है वो बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन एक तरह से जो इनडायरेक्ट इलेक्शन थी, तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे से इनडायरेक्ट इलेक्शन है इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इस तरह हमको भी जो डायरेक्ट इलेक्शन का राइट था वो नहीं मिल पाता है, लेकिन आने वाले एक्ट्स हैं उनमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन है उसकी प्रोविजन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होगी मेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।